देंगे। ठीक है जी, तो लास्ट क्लास में ना मैं नेटवर्किंग वाली क्लास आपको पढ़ा रहा था। और नेटवर्किंग वाली क्लास में ना आज की डेट में, यानी आज की क्लास में नेटवर्किंग वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर को, है ना। तो लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और इस क्लास को। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है ना, फॉलो करके चलिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला स्टेप क्लासेस देखो, दूसरा स्टेप यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करो, और तीसरा स्टेप है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल को एक्सेस कीजिए। ठीक है ना। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल का नाम सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर किसी को मेरे दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, तो मेरे ये लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। सॉरी। आज की डेट डाल देते हैं, 25 नवंबर, यानी कि 25 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में, उसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है बेटा। तो नेटवर्किंग को है ना हिंदी में भी नेटवर्किंग ही कहा जाता है, इसका कोई हिंदी नाम या हिंदी अनुवाद नहीं है। बाकी नेटवर्किंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में ओएसआई मॉडल के बारे में समझाया, तो एक लेयर हमने डिस्कस कर ली थी, दैट इज फिजिकल लेयर। आज की क्लास में डेटा लिंक लेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, दैट इज ओएसआई मॉडल। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक। तो ओएसआई मॉडल में अब नोट कर लीजिए, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। ठीक है। देखो डेटा लिंक लेयर में है ना, आपको याद है जब मैंने ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि डाटा है ना फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। फ्रेम है ना डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, और पैकेट कंसीडर करते हैं नेटवर्क लेयर पर। इस बात को है ना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम डाटा को फिजिकल लेयर पर बोल रहे हैं तो बिट्स बोलेंगे, है ना। डेटा लिंक लेयर पे बोल रहे हैं तो फ्रेम कहेंगे, और अगर नेटवर्क लेयर पे कह रहे हैं तो पैकेट कहेंगे। सही है ना, फिर से सुन लो। फिजिकल लेयर पर बिट्स, डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम, और नेटवर्क लेयर पर इसे पैकेट कहा जाता है। तो यही है ना कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। डेटा लिंक लेयर में डेटा का नाम क्या होता है, फ्रेम। तो फ्रेम से ही बना है एक शब्द, दैट इज फ्रेमिंग। ठीक है जी। तो हम यहां लिख लेंगे, फ्रेमिंग इज ए फंक्शन ऑफ, फ्रेमिंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना। हिंदी में इसे कहा जाएगा फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का ही फंक्शन होता है। फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का फंक्शन या कार्य होता है, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी थी ना कि सपोज दैट कि अगर ये फ्रेम है, ये मान लीजिए ये कोई फ्रेम है, तो इस फ्रेम से क्या बनाए जाते हैं आगे, बताओ जब सभी लोग कमेंट सेक्शन में। अगर फ्रेम बना हुआ है या फ्रेम हमारे डाटा का नाम है नेटवर्किंग में, तो फ्रेम के जस्ट बाद में क्या बनता है, तो आंसर है पैकेट्स। और पैकेट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फ्रेम से पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या लिखवाया था आपको, देखते हैं कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं। कितने लोग एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लाएंगे, या कितने लोग
एग्जाम में 2-4 नंबर ही ला पाएंगे। बताओ बेटा सभी लोग। फ्रेम से अगला जो शब्द है डेटा का, उसे पैकेट कहते हैं। ठीक है, तो पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब देखो कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है ना, तो ये अच्छी बात थोड़ी है बेटा, आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। एक बंदे ने मतलब एक बच्चे ने लिखा है डेटा लिंक। बेटा डेटा लिंक नहीं, मैं लेयर का नाम नहीं पूछ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, फ्रेम से आगे बनेगा पैकेट। ठीक, तो पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बेटा आंसर था टीसीपी प्रोटोकॉल की, बताया नहीं था? ये पैकेट जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे ये बनाए जाते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है, और हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम कौन करती है? आईपी प्रोटोकॉल करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए तो है ना, हम इंटरनेट में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से बोलते हैं। नहीं, हिंदी में कहा जाएगा मानक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, बताओ इंटरनेट नेटवर्किंग की मानक प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? तो टीसीपी आईपी दोनों को एक साथ मिला के टीसीपी आईपी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल के द्वारा ही फ्रेम से पैकेट बनते हैं, और फिर हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम, ताकि ये करेक्ट डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, वो आईपी प्रोटोकॉल करती है। ठीक है ना, तभी फिर इंटरनेट के थ्रू ये पैकेट्स मूव करते हैं और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? चलो ठीक है, पढ़ा करो बेटा, ध्यान रखा करो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, फ्रेमिंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना, फ्रेम का बनना। दूसरा पॉइंट है ना, यहां पर ये भी लिख लीजिए, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये क्या चीज है? देखो ये क्वेश्चन है ना, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप है ना नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा को मूव करा रहे हैं, तो उसमें एरर को डिटेक्ट करना, यानी एररों को ढूंढना और फिर करेक्ट करना, ये किस लेयर की जिम्मेदारी होती है? तो बेटा आंसर है डेटा लिंक लेयर की। भाई अगर आप कोई डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप ये पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि उस डेटा में कोई एरर ना चली जाए, है नहीं? तो आप कोई डेटा के साथ एरर थोड़ी भेज दोगे, क्योंकि डेस्टिनेशन साइड पर फिर डेटा हमारा एरर के साथ ही पहुंचेगा, जो कि किसी काम का नहीं है। तो जो डेटा भेजा जाना है उसे पहले उसमें एरर चेक की जाएगी, और अगर एरर है तो उसे ठीक की जाएगी। तो डायरेक्टली बस ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये डेटा लिंक लेयर की। इसमें आप लिखना चाहें तो एक लिख लीजिए, CRC टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर CRC का फुल फॉर्म होता है बेटा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं, और इस मेथड के द्वारा कह दीजिए या इस टेक्निक के द्वारा कह दीजिए, ये काम पूरा किया जाता है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल स्कीम होती है जिसमें डिवीजन वगैरह करके देखते हैं। ठीक है ना, जो मैसेज आप भेज रहे हो उस मैसेज में, एक्चुअली देखो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी मैसेज वगैरह या डेटा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो 0-1 की फॉर्म में ही होता है। तो 0-1 वाले डेटा को है ना एक 0-1 वाले नंबर से ही डिवाइड करके देखते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है वो हर बार सही आना चाहिए। कई बार करके देखते हैं, इसलिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक उसे कहा जाता है। तो हर बार वो सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो मतलब कोई एरर नहीं है, डेटा सही है, फिर उसको भेज दिया जाता है। तो बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डेटा लिंक लेयर पर, दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। देखो आपको याद है, मैंने फिजिकल लेयर पर आपको है ना 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बताया था। नेटवर्किंग डिवाइसेस, देखो मैंने आपको फिजिकल लेयर पर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम लिखवाए थे, हब, मॉडेम और रिपीटर। ये तीनों डिवाइसेस, या इन तीनों को नेटवर्किंग डिवाइस भी कह सकते हैं, वो काम करती हैं फिजिकल लेयर पर। तो इसी तरीके से ना 2 नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पर। एक का नाम आता है बेटा स्विच, SWITCH स्विच, और दूसरा नाम आता है बेटा ब्रिज। ये कैसे काम करती है समझाता हूं।
स्विच का तो अभी लास्ट टाइम है ना, जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी पूछा गया था स्विच के बारे में। तो बेटा देखो ध्यान से सुनिए, स्विच नाम की जो डिवाइस है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क एक्सटेंशन में। जैसे सपोज दैट किसी नेटवर्क में मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं और आपको है ना उसमें और 10 12 15 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना हम स्विच नाम की डिवाइस लगाकर और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारे पास कोई नेटवर्क था, ठीक है, और इस तरीके से एक नेटवर्क है हमारे पास जिसमें ये जो डिवाइस है ना, इसको आप एक तरीके से यहाँ राउटर मान लो। इस डिवाइस को राउटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा ही होगा कि आजकल इंटरनेट वगैरह के केस में राउटर ही हमारे घर में लगाया जाता है ना, या हर जगह पर राउटर ही लगा हुआ हमें दिखाई देता है, या वाईफाई राउटर लगा हुआ दिखाई देता है। तो राउटर आज के समय कॉमन डिवाइस है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल बस ये समझ लो जैसे कोई राउटर लगा हुआ है जिससे ये 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। अब मान लो सपोज दैट के इस नेटवर्क में जिसमें 8 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि हमें है ना एक मतलब और भी कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं, तो आप यहां से एक कनेक्शन लेके स्विच नाम की डिवाइस में लगा देंगे, ठीक है। और यहां से भी है ना आप क्या करेंगे, और कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो 8 कंप्यूटर है ना यहां पर जुड़ जाएंगे आपके। समझ में आ गई बात? मतलब टोटल मिला के यहाँ एक कंप्यूटर हटा दिया हमने और उस कंप्यूटर को हटाकर यहाँ पर स्विच कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो 7 कंप्यूटर वहां पर हो गए, 8 कंप्यूटर यहाँ पर हो गए, तो ये टोटल मिला के 15 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए इस नेटवर्क में। ये पूरा एक ही नेटवर्क कहलाएगा। जबकि पहले क्या था, केवल 8 ही कंप्यूटर कनेक्ट हो पा रहे थे, है ना। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि स्विच नाम की डिवाइस को और क्या कहा जा सकता है, तो इसको नेटवर्क एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसको नेटवर्क एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि स्विच नाम की जो डिवाइस है ना, वो डेटा को भेजने से पहले एड्रेस चेक करके भेजेगी। सपोज दैट कि इस नेटवर्क में डेटा आ रहा है यहां से, ठीक है जी। तो जो डेटा आ रहा है ना इस पूरे नेटवर्क में, चाहे तो यहां पर फिर चाहे तो यहां पर, किसी भी कंप्यूटर का अगर वो डेटा होगा उसी कंप्यूटर को जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको भेज देंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हब नाम की डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्या करती है, हब नाम की डिवाइस फॉरवर्ड टू ऑल कर देती है, सबको एक जैसा डाटा भेज देती है, जिसको एक्सेप्ट करना करिए, नहीं करना मत करिए, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी कंप्यूटर को केवल भेजा जाएगा जिसका डाटा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्विच क्या काम करता है, इट चेक्स द एड्रेस बिफोर सेंडिंग डेटा, यानी कि डाटा को भेजने से पहले ये एड्रेस चेक करता है कंप्यूटर के, तो जिससे एड्रेस मैच करेगा उसी को डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है स्विच के केस में। पहली बात, ये नेटवर्क एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, और दूसरी बात, ये डाटा को भेजने से पहले उसका एड्रेस चेक करता है, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रिज नाम की डिवाइस। ये क्या काम करती है? देखो, ब्रिज नाम की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज दैट कि हमने कोई नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क 1, ठीक है। और हमने यहां पर भी एक नेटवर्क बना लिया, इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क 2। अब इन दोनों नेटवर्क को आपस में हमें जोड़ना है, तो इसे हम ब्रिज के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक। तो एक सिंपल सी भाषा तो यही कही जा सकती है कि दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो आंसर है ब्रिज। बट ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी नेटवर्क हो वो सीधे सीधे काम करता है प्रोटोकॉल की हेल्प से, या प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, प्रोटोकॉल की वजह से ही काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू एक छोटा तिनका भी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही लिखी गई होती है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल जिम्मेदार होती है। तो ये बात हमें पता है कि यहाँ पर भी प्रोटोकॉल काम कर रही होंगी, है ना, और यहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स काम कर रही होंगी, क्योंकि नेटवर्क अगर कहीं पर है तो प्रोटोकॉल जरूर वर्क कर रही होंगी, है ना। तो यहां पर सेम प्रोटोकॉल और यहां पर भी सेम प्रोटोकॉल होनी चाहिए, तभी ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे ब्रिज नाम की डिवाइस से। फिर से सुन लो, दो अलग अलग नेटवर्क जो समान प्रोटोकॉल पर काम करते हो तो उनको ब्रिज नाम की डिवाइस से जोड़ा जाता है। सेम प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया बेटा? समान प्रोटोकॉल। समझ में आ गई बात? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा,
सर अगर मान लो दो नेटवर्क हैं, लैन 1 और लैन 2, अगर इन दोनों नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो तो, यानी कि यहाँ कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं, फिर क्या होगा? तो बेटा इसको जो फिर ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं गेटवे नाम की डिवाइस, जो मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट लेयर पे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल है ना डेटा लिंक लेयर पे इतना ही काफी है जितना मैंने बताया, नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी आपको पता ही है, अगर नोट नहीं करना तो बिल्कुल एज इट इज क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस जो मैंने लिखा है बोर्ड पर। तो इसी तरीके से प्रॉपर इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में डेफिनेशन के रूप में सब तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे ही रहा था। तो वहां से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके नेटवर्किंग वाली आप जैसे चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, दैट इज ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। उसका क्या काम है या उसका क्या रोल है नेटवर्किंग में? देखो बेटा, एक बच्चे का कमेंट है, सब प्रोटोकॉल एक बार और समझा दो। प्रोटोकॉल तो मैंने 3-4 बार समझा दिया बेटा, मैंने 3 से 4 बार इंटरनेट वाले चैप्टर में कम से कम 2-3 बार समझाया था। आप क्लास देखा करो, क्लास क्यों नहीं देखते हो? आप एक काम करो, कौन है विशाल, विशाल आप है ना इंटरनेट वाली क्लास को देखना, वहां पर जब मैंने यूआरएल का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, तो वहां प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल क्या काम करती है समझाया था। आप उसको एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, पर पढ़ा करो, समझा करो, क्लासेस को देखा करो, सुना करो। ठीक है जी। अब आगे है ना मैं आपको समझाता हूं दैट इज नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर का क्या रोल होता है। देखो नेटवर्क लेयर से है ना क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम में, सबसे पहला ही तो पॉइंट आता है यहां पर, दैट इज पैकेटाइजेशन। पैकेटाइजेशन को है ना हिंदी में क्या कह सकते हैं? पैकेट्स का बनना, पैकेट्स का बनना। अब ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी बेटा कि अगर कोई फ्रेम है तो उस फ्रेम से पैकेट बनाए जाते हैं, तो ये काम किसका होता है? ये टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल का होता है, और हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम आईपी प्रोटोकॉल का होता है। इसलिए टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल को कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, यानी मानक प्रोटोकॉल बोलते हैं इंटरनेट की। तो ये पैकेट किसने बनाए होंगे? ये बनाए होंगे टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल ने। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो पैकेट बनते हैं ना, इन पैकेट पर भी एड्रेस लगाया जाता है, और वो एड्रेस टोटल 3 एड्रेस लगेंगे यहाँ पर। आप बोलेंगे सर 3 क्यों? एक ही एड्रेस तो होना चाहिए जहां पर ये जा रहे हैं, या इस पैकेट को जहां पर पहुंचना है ना, उस कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए इसके पास, डेस्टिनेशन वाला नहीं। इसके इस हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर है ना, जिस कंप्यूटर से ये पैकेट भेजा जा रहा है उसका भी एड्रेस होना चाहिए। जैसे समझाता हूं, सपोज दैट कि आप है ना किसी को लेटर भेज रहे हैं, एक पत्र लिखकर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर टू में उस व्यक्ति का एड्रेस लिख दोगे आप, है ना, और फ्रॉम में ना अपना भी एड्रेस लिख देते हो, लिखते हो नहीं? आप बोलेंगे सर ना लिखें तो अपना एड्रेस, और ना लिखें तो जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, तो दोनों ही कंडीशन खराब है। अगर आप यहाँ पर टू में जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे तो ये बेनामी चिट्ठी हो जाएगी। मतलब पोस्ट ऑफिस में तो आप डाला है, पर ये किसके एड्रेस पे पहुंचानी है ये पोस्ट ऑफिस वालों को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसको डस्टबिन में डाल देंगे। बोलेंगे जब ये एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ कहाँ जानी है तो हम कहाँ भेजें इसे, वो डस्टबिन में डाल देंगे। दूसरी बात, अगर मान लो आपने टू में एड्रेस लिख दिया तो पोस्ट ऑफिस वाले तो है ना जिसके घर ये चिट्ठी जानी है वहां पहुंचाएंगे, बट फ्रॉम में अगर आपने ये जिक्र नहीं किया कि ये मैं भेज रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, तो जिसके पास ये चिट्ठी पहुंचेगी उसको भी तो चिट्ठी पढ़ने का क्या फायदा मिलेगा? मान लो आपने किसी लेटर में या चिट्ठी में कॉमन कॉमन बात लिखी है, कहीं पर अपना नाम का जिक्र ही नहीं किया, है ना, और वो व्यक्ति अगर इस लेटर को पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि किसने भेजा है? आपने अंदर तो कहीं नाम जिक्र किया ही नहीं अपना, तो भी उसके लिए बेकार है। तो इसीलिए ना लेटर पर जनरली लिख दिया जाता है टू में जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, और फ्रॉम में अपना, यानी हम भेज रहे हैं आपको, तो वो देखते ही समझ जाता है अच्छा इन्होंने भेजी है मेरे को चिट्ठी। अगर आप है ना किसी व्यक्ति से चिट्ठी से ही कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि बार बार आपको है ना चिट्ठियां लिखकर ही बात करनी है, खैर अब ये जमाना बीत गया, अब कोई लेटर वगैरह ऐसे नहीं लिखता, अब तो इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल का जमाना चल रहा है। तो कर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि कोई आज भी चिट्ठियों के थ्रू ही किसी से वार्तालाप करता है, बातें करता है,
तो सपोज दैट कि वो नंबर भी डाल देता है कि ये मेरी तुम्हारे लिए पहली चिट्ठी है। अब सपोज दैट के पहली चिट्ठी के बाद थर्ड यानी कि तीसरे नंबर की चिट्ठी पहुंच रही है किसी के पास, तो वो समझ जाएगा कि पहली चिट्ठी आई थी, अब थर्ड नंबर की आई, यानी सेकंड नंबर की, दूसरे नंबर की चिट्ठी गायब है। यानी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो आधी अधूरी पहुंच रही है। तो एक सीक्वेंस नंबर डालने से भी ये बात पता चल जाती है कि हमारे पास जो डेटा आया है वो प्रॉपर आया है नहीं, या आधा अधूरा आया है ना। तो उसी तरीके से अब यहाँ देखो, हमें है ना सबसे पहले हर एक पैकेट पर डालना होता है बेटा सोर्स का आईपी एड्रेस। ये जो मैं बोल रहा था ना बार बार अभी आपको कि एड्रेस लगाकर भेजा जाता है, ये बेसिकली आईपी एड्रेस होता है। अब आप बोलेंगे सर आईपी एड्रेस क्या होता है, बस थोड़ी देर की बात है, आईपी एड्रेस को भी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। खैर फिलहाल के लिए बस ऐसे समझ लो कि आईपी एड्रेस वैसे ही है जैसे हमारे फोन में फोन नंबर होता है हमारी पहचान के लिए। हम फोन करते हैं ना किसी को तो हमारा फोन नंबर दूसरे व्यक्ति के फोन पे दिखाई देता है, तो उससे वो समझ जाता है कि ये नंबर तो उन भाई साहब का है, अच्छा वो कॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेट के केस में हमें आईपी एड्रेस मिलता है हमारी पहचान के लिए। ठीक है, तो सोर्स का आईपी एड्रेस, इसके बाद डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का मतलब हो गया गंतव्य स्थान का आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर लिख लीजिए बेटा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का मतलब हो गया क्रम संख्या, यानी कि हर एक पैकेट की क्रम संख्या भी यहां पर लिखकर दी जाएगी। तो ऐसे टोटल मिला के 3 एड्रेसेस ना लगा दिए जाते हैं या 3 नंबर लिख दिए जाते हैं हर एक पैकेट के साथ, और फिर इनको इंटरनेट के थ्रू भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन साइट पर जहां पर इस पैकेट को भेजना होता है। बताओ बेटा यहां तक की बात बताइए, समझ में आई या नहीं? यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई या नहीं? तो पैकेटाइजेशन का मतलब क्या, पैकेट का बनना। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए पैकेट्स का बनना, पैकेटाइजेशन, ये कौन सी लेयर का काम है, ये क्या होता है, तो उसका सिंपल सा मतलब है नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स बनाए जाते हैं जिसमें हर एक पैकेट के साथ 3 एड्रेसेस जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक और पॉइंट आता है दैट इज यहाँ पर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल कौन सी काम करती है यहाँ पर वो देखिए। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये जो एड्रेस जनरेट होता है आईपी एड्रेस, इसको बनाने के पीछे भी है ना, या लगाने के पीछे इंटरनेट प्रोटोकॉल ही जिम्मेदार होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है तो आंसर होगा आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल वर्क करती है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ओएसआई की कौन सी लेयर पर काम करती है, तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर पर। किस लिए काम करती है, ये आईपी एड्रेस वगैरह लगाने के केस में। और तीसरा पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जिस तरीके से फिजिकल लेयर पर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस का हमने जिक्र किया, जिस तरीके से 2 नेटवर्किंग डिवाइसेस का जिक्र हमने डेटा लिंक लेयर पर किया, उसी तरीके से नेटवर्क लेयर पर भी 2 डिवाइसेस का जिक्र होता है। पहला नाम है दैट इज राउटर। तो अभी राउटर के बारे में समझाऊंगा आपको, इसको हिंदी में भी राउटर ही कहते हैं बेटा। और दूसरा डिवाइस का नाम है गेटवे। ठीक है, तो गेटवे क्या काम करता है ये भी समझेंगे। ठीक, बट एक बात यहां पर नोट करके लिखने वाली बात यह है, देखो अगर कभी ये पूछा जाए आपसे कि गेटवे नाम की डिवाइस किस लेयर पर काम करती है, गेटवे नाम की डिवाइस किस लेयर का फंक्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा नेटवर्क लेयर। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं। नेटवर्क लेयर, इससे ऊपर होती है बेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, इससे ऊपर होती है सेशन लेयर, इससे ऊपर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और इससे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो इन पांचों में से किसी भी लेयर पर गेटवे को एज ए वर्क कराया जा सकता है, एज ए यूज किया जा सकता है। मतलब आप ये बोलेंगे सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि गेटवे नेटवर्क लेयर पर भी काम करती है ना, या कर सकती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर पर भी काम कर सकती है, तो आंसर है जी हाँ। यानी कि नेटवर्क लेयर से ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से किसी भी लेयर पर आप गेटवे को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नेटवर्किंग की भाषा में कहा जाता है। वरना सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही है कि 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे नाम की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? तो अब अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि तो नेटवर्क गेटवे किस लेयर का फंक्शन है, गेटवे किस लेयर पर काम करती है, तो हमेशा जरूरी नहीं होगा
यहाँ गेटवे लिखा हुआ नेटवर्क लेयर पर, तो नेटवर्क लेयर ही आंसर होगा। इनमें से भी कोई भी आंसर हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बट कैसे काम करता है ये समझ लो। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर दो नेटवर्क हैं अलग अलग, उनको जोड़ना है आपस में, ठीक, तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज का, क्योंकि वो दोनों नेटवर्क आपस में समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे थे। बट अब मान लो कि हमारे पास कोई नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क 2, और यहाँ पर एक नेटवर्क है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क 1, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है हमको। तो किससे जोड़ेंगे? अब यहाँ पर हम गेटवे से जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क 1 में जो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं, है ना, और लोकल एरिया नेटवर्क 2 में जो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं, ये बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, यानी कि अलग अलग हैं। यहाँ पर भी डिफर प्रोटोकॉल्स हैं और यहाँ पर भी डिफर प्रोटोकॉल काम कर रही हैं। हिंदी में कह सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? देखो सिंपल सी बात समझ लो, इस बात मेरी बात को, कि अगर कभी पूछा जाए कि समान प्रोटोकॉल पर काम करने वाले दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस लगता है, तो आंसर है ब्रिज। जबकि गेटवे के केस में दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो केवल यही पूछ लिया जाएगा कि दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है गेटवे। आप बोलेंगे सर ब्रिज के केस में भी तो दो अलग अलग नेटवर्क थे, तो बेटा ब्रिज के केस में स्पेशली प्रोटोकॉल, समान प्रोटोकॉल बोलना पड़ता है। इसके केस में प्रोटोकॉल बोलो या ना बोलो एक ही बात है। अगर इसके गेटवे के केस में ये भी बोलना है कि दो अलग अलग नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, बताओ किसके द्वारा जुड़ेंगे, तो गेटवे है। या दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, तो ये मान लिया जाता है कि दो अलग अलग नेटवर्क कहा जा रहा है, मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करने वाले नेटवर्क कहा जा रहा है। तो गेटवे के केस में दो भाषाएं बनती हैं और ब्रिज के केस में केवल एक ही भाषा बनती है। तो बीते कुछ समय पहले हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जाम हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल में लाया जाता है। तो प्रोटोकॉल का जिक्र ही नहीं था, तो प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं था, तो क्या आंसर होगा? गेटवे आंसर होगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि दो अलग अलग नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पर ही काम करते होंगे। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? तो ये पॉइंट है ना, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो राउटर के बारे में जिक्र करते हैं। ये राउटर क्या काम करता है? राउटर है ना एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक। बट राउटर है ना हब और स्विच, ये दो डिवाइस अब तक बताई ना मैंने। हब तो डम्ब डिवाइस थी, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ी थी, है ना। क्योंकि स्विच क्या काम कर रहा था? स्विच है ना नेटवर्क में जिसका डाटा था उसी को भेज रहा था एड्रेस चेक करके, तो स्विच को है ना इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। बट ये जो राउटर नाम की डिवाइस है ना, इसको मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके आगे कि इसको मोर इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से बोला जाता है, यानी ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा बुद्धिमान डिवाइस। बट ऐसा क्यों? ज्यादा बुद्धिमान कैसे है? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये उनमें उसी को ही डाटा भेजेगा जिसका है। तो आप बोलेंगे यही बात तो स्विच कर रहा था, बट ये क्या करता है? ये जिस कंप्यूटर को डाटा भेज रहा है उसका एड्रेस भी स्टोर करता रहता है। समझे नहीं भाई? जैसे मान लो ये राउटर है, सपोज दैट कि ये है राउटर, और इस राउटर के अंदर है ना एक इंटरनल मेमोरी है, और उस इंटरनल मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राउटिंग टेबल। ये बेसिकली प्रोग्राम होता है राउटर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस स्टोर होता रहता है। यहाँ पर ये स्टोर करता रहता है, यानी कि कहाँ से डेटा आया था, मान लो किस कंप्यूटर से डेटा आया था, और मेरे से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसको ये डाटा गया है उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है राउटर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहा है ये? ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो कभी कोई साइबर क्राइम हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध हो, तब उस कंडीशन में राउटर्स के थ्रू पता चल जाता है कि राउटर से जुड़े हुए कंप्यूटर्स में किस कंप्यूटर के द्वारा ना ये काम किया गया था। जैसे नॉर्मली घरों में तो
देखो सीधी सी बात है, अगर घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है तो किसी एक आदमी के नाम पर लिया गया होगा। जैसे मान लो मैंने अपने ही घर पे इंटरनेट कनेक्शन लिया तो मेरे नाम पे होगा। तो अगर कोई इंक्वायरी मेरे घर तक आती तो मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। और इवन घर वाले भी जिम्मेदार हो ही जाते हैं। जब आदमी, मुख्य आदमी को पकड़ लिया जाए तो घर वालों को भी है ना जिम्मेदार मान लेते हैं, ऐसा होता है ना। बट मान लीजिए कि अगर कोई साइबर कैफे है, कोई इंटरनेट कैफे जहां पर है ना आप 10 या 20 रुपए देकर 1 घंटे तक इंटरनेट यूज करने गए और वहां बैठकर आप कोई साइबर क्राइम कर आए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध करके आ गए, तो फिर है ना जब इंक्वायरी आएगी तो साइबर कैफे वाले व्यक्ति को पकड़ लेती है कि बताओ तुम्हारे यहाँ से ये साइबर क्राइम किया गया है, बताओ किसने किया है। अब वो कहेगा मुझे क्या पता सर, मैं तो एक दुकान चलाता हूँ, यहाँ तो सुबह से शाम तक 100 लोग आते हैं इंटरनेट चलाने। तो फिर है ना जो मेट्रो सिटीज है ना, जो मेट्रो सिटीज टाइप है, छोटे छोटे शहरों की तो बात नहीं कर रहा, पर मेट्रो सिटी में एक रूल भी है कि अगर किसी साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे पे कोई व्यक्ति इंटरनेट चलाने आएगा तो आपको प्रॉपर उसका आईडी प्रूफ भी लेना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास एक आईडी प्रूफ नहीं है, जैसे आधार कार्ड वगैरह या वोटर आईडी कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो आप इंटरनेट चला नहीं सकते वहां पर। आपको फोटो कॉपी देनी पड़ेगी उसकी, और वो मेंशन भी करेगा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये व्यक्ति इंटरनेट चला के गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मान लो अगर कोई व्यक्ति आया, ठीक है, और उसका आईडी प्रूफ वगैरह ले रखा है, फोटो कॉपी ले रखी है, ठीक। अब मान लो वो व्यक्ति उसी साइबर कैफे में बैठ के साइबर क्राइम करके चला गया, उसने आईडी प्रूफ भी दे दिया अपना और साइबर क्राइम भी कर दिया उसने, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध, ठीक। तो अब जब इंक्वायरी आएगी उस साइबर कैफे तक तो उस साइबर कैफे वाले से पूछेगी बताओ ये काम है ना तुम्हारे यहाँ से किया गया, किसने किया है। तो बोलेगा साहब मैं तो एक साइबर कैफे चलाता हूँ, मैंने तो नहीं किया। कि तुम्हारे यहाँ कोई करके गया होगा, हाँ मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो वहां है ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाले बोलेंगे कि इस टाइम से, यानी 2 बजे से 3 बजे की टाइम दिखा रहा है, इस टाइम पर किसी आदमी ने करा है इस वाले एड्रेस से, तुम्हारे एड्रेस से। तो बस देख लेगा कि 2 बजे से 3 बजे तक जो आप कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिखा रहे हो, ये आईपी एड्रेस मेरे यहाँ का ही है और 2 से 3 बजे तक ये आदमी चला रहा था मेरे यहाँ पर। आईडी प्रूफ है, हाँ है, चलो पकड़ के लाते हैं कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध तुमने क्यों किया। समझ में आई बात या नहीं। तो ये राउटर्स के थ्रू है ना सारी जानकारी पता चल जाती है। समझ में आया। तो राउटर को मोर इंटेलिजेंट या ज्यादा बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक, ये उनमें से उसी कंप्यूटर को डाटा भेजेगा जिसका है, पहली बात। दूसरा, ये एड्रेस भी स्टोर करता रहेगा कि किस कंप्यूटर से डाटा आया था और किस कंप्यूटर को डाटा भेजा गया है, ये भी स्टोर करता रहता है अपने अंदर, ठीक है। और एक बात और कि राउटर का काम एक और होता है शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना, ये भी ये काम करता है। जैसे ज्यादातर केस में जो इंटरनेट चलता है ना उसमें राउटर राउटर ही कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे राउटर्स के थ्रू ही ये पूरा नेटवर्क बनाया जाता है इंटरनेट का, ठीक है। तो एक्चुअली राउटर्स के थ्रू है ना शॉर्टेस्ट पाथ को भी ढूंढा जाता है, यानी कि छोटा रास्ता जिससे आपका डाटा जल्दी पहुंच जाए डेस्टिनेशन तक। एक जगह से दूसरे जगह तक डाटा को पहुंचाने के कई रास्ते हो सकते हैं, जिनमें से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का काम भी राउटर के द्वारा ही किया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे है ना गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो। अब आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से नोएडा जाने के 2 रास्ते हों या 3 रास्ते हों, तो उनमें सबसे छोटा जो रास्ता है ना वो गूगल मैप ढूंढ के देता है सबसे पहले कि आप इस रास्ते से जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो उसी तरीके से राउटर भी शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढ कर देने वाला डिवाइस होता है, डाटा को जल्दी पहुंचाने वाला। तो इसलिए है ना हम राउटर को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो फाइनली 3 पॉइंट है, ध्यान रखना है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेटवर्क लेयर पर सबसे पहला पॉइंट होता है पैकेटाइजेशन, मतलब पैकेट का बनना। हर एक पैकेट पर 3 एड्रेस लगाए जाते हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस एड्रेस या सीक्वेंस नंबर। फिर यहाँ जो प्रोटोकॉल काम करती है वो आईपी प्रोटोकॉल, और नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो राउटर और गेटवे दोनों काम करते हैं नेटवर्क लेयर पर। गेटवे का ध्यान बस इतना रखना है कि नेटवर्क लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक किसी भी लेयर तक गेटवे को फंक्शन बनाया जा सकता है। बाकी राउटर बताया मैंने आपको, राउटर मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो ध्यान रखो इस बात को कि पूरे इंटरनेट नेटवर्किंग में 2 तरीके के एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेसिंग का मतलब सर एड्रेस पता करना, या पता करना नहीं, पता। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है तो हम बोलते हैं हमारे घर का पता, ऐसे ही हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है नेटवर्क में, तो उसे कंप्यूटर का पता भी कह सकते हैं, बट पता लिखते नहीं है। कंप्यूटर का एड्रेस, आईपी एड्रेस ऐसे ही लिखा जाता है, एड्रेस शब्द ही लिखते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स के लिए दो एड्रेसेस होते हैं। एक एड्रेस का नाम होता है बेटा आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस, और ये भी इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस। और एक एड्रेस और होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेट नेटवर्किंग के केस में। ऐसा कैसे, समझाता हूं। देखो आईपी एड्रेस को यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति की पहचान हो जाएगी इससे, समझ रहे हैं नहीं, इससे क्या हो जाएगी, एक व्यक्ति की पहचान हो जाएगी। जैसे अगर आप कोई सिम खरीदते हैं यानी कि फोन नंबर खरीदते हैं तो आपका एक आईडी प्रूफ लगता है ना कंपनी के पास, और उस आईडी प्रूफ पे ही आपका नंबर अलॉट किया जाता है या एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर आप किसी को है ना आधी रात को गाली दे दें या गाली गलौज कर दें, उल्टी सीधी बात कर दें, तो वो व्यक्ति जिसको आपने उल्टा सीधा बोला है ना, वो एफआईआर लिखवा देगा कि इस नंबर से मेरे को कोई परेशान कर रहा है। तो वो नंबर फिर देखा जाएगा कि कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर का है, जियो का है, एयरटेल, बीएसएनएल किसका है। उससे बात की जाएगी, उससे पूछेंगे बताओ किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किस आदमी ने लिया है, चलो भाई पकड़ने चल रहे हैं, है ना। तो उसी तरीके से इंटरनेट के केस में भी व्यक्ति की पहचान के लिए आईपी एड्रेस होता है। क्योंकि जब मैं कोई इंटरनेट कनेक्शन लेता हूं ना तो मेरे को एक आईपी एड्रेस मिलता है, एक नंबर मिलता है मेरे को, जो मेरे नाम पर मेरी आईडी पर रजिस्टर्ड हो जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कल अगर मैं अपने घर पर बैठ के कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध कर दूं, साइबर क्राइम कर दूं, तो मेरे तक कोई तो पहुंच पाए, किसी भी सोर्स से तो पहुंच पाए, समझे या नहीं। तो जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं ध्यान रखना, हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट चला रहे होते हैं, और हमारा एक आईडी प्रूफ कंपनी के पास जाता है। आजकल तो पहले तो आईडी प्रूफ ही ले लेते हैं, अब तो फोटोग्राफ भी खींचते हैं। आपके घर आएंगे इंटरनेट कनेक्शन देने, तो बोले खड़े हो जाओ फोटो खींचेंगे आपकी, एक आईडी प्रूफ भी दो, दोनों ही चीज लेते हैं आजकल तो ये जरूरी है, ठीक। तो जब भी हम कभी इंटरनेट चलाते हैं यानी कि कोई वेबसाइट वगैरह, कोई एप्लीकेशन वगैरह अपने फोन में खोलते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सर्वर कंप्यूटर पे जाता है, ठीक। ये पता रखने के लिए ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में ना फेसबुक की वेबसाइट खोली, तो फेसबुक के सर्वर पे, वो कहाँ पर है, अमेरिका में है, तो फेसबुक के सर्वर पर मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चला जाएगा। तो फेसबुक के सर्वर को ये बात पता रहती है कि इंडिया से हमारा कोई डाटा एक्सेस कर रहा है या हमारी वेबसाइट को देख रहा है, ठीक है। और एक एड्रेस और होता है जिसको मीडिया एक्सेस बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये क्या होता है। ये उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे हर एक फोन का IMEI नंबर होता है, हर एक फोन की हार्डवेयर पहचान जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहा जाता है, उसी तरीके से हर कंप्यूटर हार्डवेयर की पहचान मैक एड्रेस होता है। ये कहाँ लिखा होता है, ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक NIC चिप होती है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड, उसका नंबर होता है परमानेंट। तो जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे होते हैं ना, कोई वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह खोल रहे होते हैं, तो उनके सर्वर कंप्यूटर पर हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी जाता है हार्डवेयर पहचान के लिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं अपने कंप्यूटर में फेसबुक की वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो फेसबुक का जो सर्वर कंप्यूटर है अमेरिका में, वहां पर मेरे कंप्यूटर का आईपी और मैक दोनों ही पहुंचा होगा, ठीक। तो ये दो तरीके के एड्रेसेस होते हैं, समझ में आ गई बात। बट जो पैकेट की अगर हम बात करेंगे ना, तो वहां पर केवल आईपी एड्रेस लगा के भेजा जाता है जब कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो आप बोलेंगे सर फिर मैक एड्रेस नहीं जाता है। एक्चुअली क्या है ना, हम किसी भी, मान लो नेटवर्क के थ्रू, या हम किसी भी कंप्यूटर पे जब कोई डाटा भेज रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली हम उससे पहले कनेक्ट हो जाते हैं, उस सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब कनेक्ट हो रहे होते हैं तब आईपी और मैक हमारा पहले ही जा चुका होता है। फिर तो हमें डाटा भेजना होता है, डाटा को पैकेट की फॉर्म में भेजेंगे और हर एक पैकेट पे एड्रेस लगा देते हैं बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी पैकेट भेजे जाते हैं ना, उनके साथ केवल आईपी एड्रेस जुड़ा होता है, सोर्स का, डेस्टिनेशन का, और हर पैकेट का सीक्वेंस नंबर। देखो अब अगला पॉइंट आता है कि आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है IANA के नाम से, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये नाम मैंने ना जब आपको इंटरनेट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी लिखवाया होगा। इसको इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी कहा जाता है, और यही ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है ना, आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है।
ठीक है ना। आप बोलेंगे पूरी दुनिया में, मतलब हम तो है ना, हमारी कंपनी जो है इंटरनेट सर्विस देने वाली, उससे आईपी एड्रेस लेते हैं, तो इसका क्या रोल है? इसका रोल है ना इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसे ये इसी तरीके से समझ लो, जैसे आप कोई फोन नंबर लेने जा रहे हो किसी कंपनी का, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल का, तो ये आपको कंपनी दे रही है फोन नंबर, बट उन कंपनियों के ऊपर भी कोई कंपनी बैठी हुई है जो इन कंपनियों पर नजर रखे? तो आंसर है हाँ, जिसका नाम है ट्राई। भारत सरकार की ये कंपनी है, या संस्था कह दीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसे कहा जाता है। वो टेलीकॉम सेक्टर की हर एक कंपनी के ऊपर नजर रखती है कि वो कर क्या रही है। ठीक है ना। तो जिस तरीके से ट्राई बैठा हुआ है सबसे ऊपर भारत में टेलीकॉम सेक्टर पे, ऐसे ही है ना आईएएनए बैठा हुआ है सबसे ऊपर आईपी एड्रेस के केस में। जैसे ट्राई बैठा हुआ है, उसके नीचे भी टेलीकॉम कंपनी है, फिर उनसे नीचे हम लोग हैं, तो ऐसी आईएएनए है, फिर इसके नीचे आईएसपी कंपनी है, और फिर इसके नीचे हम जैसे लोग होते हैं। ठीक है ना। तो अगर मेरे को जियो, एयरटेल या बीएसएनएल कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मतलब कि आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये आईपी एड्रेस जियो, एयरटेल और बीएसएनएल ने इनसे ही लिया होगा वो नंबर, फिर जो हमें दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी नाम की जो संस्था है, वही पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है जी। अब इसने जो आईपी एड्रेसेस बनाए ना बेटा, नंबर सिस्टम जो बनाया आईपी एड्रेस का, उसमें दो वर्जन बनाए हुए हैं, एक IPv4 के नाम से और एक IPv6 के नाम से। आप बोलेंगे सर दो क्यों है? एक ऐसे समझ लो, एक करंटली यूज हो रहा है और एक भविष्य के लिए यूज होगा। खैर, अभी यूज जो क्या हो रहा है IPv4 वाला, इसके साथ साथ IPv6 वाला भी यूज होना शुरू हो गया है। अब इस समय IPv4 V6 दोनों ही मिलके चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि IPv4 वाले में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो आंसर है 32 बिट्स का। और IPv6 वाले में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो आंसर है 128 बिट्स का। 128 बिट्स से लिखा जाता है आईपी एड्रेस। अगर ये बाइट में पूछा जाए तो बाइट में हो जाएगा बेटा 4 बाइट। क्यों? क्योंकि 32 बिट्स है ना, तो एक बाइट में 8 बाइनरी बिट होती है, तो 8 से भाग दे दो 32 को, तो 4 आंसर आ जाएगा। और अगर 128 में है ना 8 से भाग देंगे तो 16 बाइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है जो अक्सर एग्जामों में पूछा गया है कि बताओ IPv6 के अंदर आईपी एड्रेस कितने बिट से लिखा जाता है, IPv4 के अंदर आईपी एड्रेस कितने बिट से लिखा जाता है? तो आंसर है 32 बिट्स और 128 बिट। अब अगला पॉइंट आता है वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड आईपी एड्रेस यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको यह बताना है कि इनमें से सही आईपी एड्रेस कौन सा है। ठीक है बेटा। बट ये ध्यान रखना कि यहां जो हम बात कर रहे हैं वो IPv4 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। IPv4 वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो IPv4 का ही पूछते हैं, V6 का नहीं पूछते। तो वैलिड IPv4 का आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जिसको भी थोड़ी बहुत जानकारी हो वो बताना, जिसको नहीं जानकारी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सारे रूल एंड रेगुलेशंस बता ही दूंगा। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो यहां लिख दे रहा हूं, A.B.C.D डॉट। तो इन चारों में से कौन सा सही आईपी एड्रेस है? जिसको भी थोड़ा बहुत पता हो वो बताना, बाकी तुक्का मत मारना, मैं समझा ही दूंगा। चलिए, तो मैं ना इसकी कंडीशंस बताता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ नोट कर लीजिए, दैट इज कंडीशंस। आपको है ना वैलिड आईपी एड्रेस को बताने के लिए कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है बेटा कि आपके सामने ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि 3 पोजीशंस होनी चाहिए नंबर्स को लिखने की, और उनके बीच में 3 डॉट होने चाहिए। सॉरी, माफ कीजिएगा, 4 पोजीशन होनी चाहिए। 1 2 3 4, 4 पोजीशन है ना, और उनके बीच में 3 डॉट होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है? सी ऑप्शन, यानी गलत हो गया। इसमें 3 नंबर हैं और 2 डॉट हैं, जबकि 4 नंबर और 3 डॉट होनी चाहिए, है ना। चलो, नेक्स्ट कंडीशन ये है बेटा कि आपको आईपी एड्रेस लिखने के लिए कोई अल्फाबेट या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड, यानी कि ये नहीं लिख सकते आप। V4 की बात चल रही है ना, तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन
कि जो भी यहाँ पर पोजीशंस है ना ये चारों, इन पर मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर 255 ही हो सकता है बस। यानी मिनिमम तो 0 लिख सकते हैं और मैक्सिमम 255 लिख सकते हैं बस। यानी इन चारों पोजीशन पर है ना मिनिमम 0 और मैक्सिमम 255 आ सकता है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 257। तो ये ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हर एक पोजीशन पे देख लो, है ना, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। 4 नंबर हैं और 3 डॉट हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट है नहीं, और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो 0 से लेके 255 के बीच में ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में है ना एक पॉइंट आए कि सर 255 ही क्यों, क्यों ऐसा है कि 255 ही यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हो सकता है। तो उसका भी एक लॉजिक है, समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली ना IPv4 का जो IP एड्रेस है वो कितने बिट से लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 32 बिट से, 32 बाइनरी बिट में। ये तो चूंकि डेसिमल नंबर्स में लिखा हुआ है, बट कंप्यूटर में तो बाइनरी बिट्स का यूज करते हैं ना, 0 1 का। तो वो 32 बिट है ना ऐसे लिखी होती है बेसिकली। मैं सारे जीरो की फॉर्म में लिख देता हूँ। 8 0 ये हो गई, फिर 8 0 ये हो गई, फिर 8 0 ये हो गई, और फिर 8 0 ये हो गई। तो इस तरीके से टोटल मिला के अगर कोई IP एड्रेस लिखा जाता है ना बाइनरी वगैरह में, तो ऐसे लिखते हैं। इसको पूरे को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0.0.0, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है IP एड्रेस। जैसे मान लो अगर कोई IP एड्रेस 1.1.1.1 ऐसा है, तो फिर यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। अगर देखो आपको किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना आता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आता तो चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको लास्ट में एक नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पर डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल है ना, देखो अगर जैसे ये वाला IP एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखना है तो फिर सारे 0 लिखे जाएंगे, है ना, ऐसे लिखा जाता है बाइनरी में। अब होता क्या है कि हर एक पोर्शन है ना 8 8 बिट का होता है। ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट्स हैं, ये भी 8 बिट्स हैं, और ये भी 8 बिट्स हैं। तो 8 बाइनरी बिट का इस्तेमाल करके 0 1 के कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, तो ये बात तय करती है 2n पर। तो 2n की वैल्यू नंबर ऑफ बिट्स होती है, यानी 8 कर दी, और यहाँ से आंसर आएगा बेटा हमारे पास 256 यानी 256। और 256 की जो रेंज बनती है वो 0 से लेके 255 तक ही बनेगी। भाई 1 से लेके 255 तक 255 नंबर हो गए, और 0 को भी जोड़ लें यहाँ पर रख लें तो 256 हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हर पोजीशन पर, चाहे वो पोजीशन ये हो, चाहे वो पोजीशन ये हो, चाहे वो पोजीशन ये हो या फिर ये हो, किसी भी पोजीशन पर मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम नंबर 255 ही आ सकता है बस। 255 पता है बाइनरी में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा, सारे के सारे 1, 4 और 4 8, ये 255 वैल्यू होती है। 255 नहीं, 256 वैल्यू होती है। ये 256 वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू 200 क्या नाम है 56 है। ये जो सारे के सारे अगर 1 कर दिए जाए तो ये वैल्यू 256 होती है, ठीक है ना। बट जो मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ 256, उसमें 0 काउंट नहीं हो रहा, उसमें 1 से काउंट हो रहा है, इसलिए। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान कर लो कि आप है ना ये डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल नहीं कर पाते हो तो वो मैं आगे समझा दूंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, फिलहाल सिंपल एग्जांपल्स ही समझ लो तो ज़्यादा सही है। ठीक, ये मान लो, क्लियर है। तो अगर हमको है ना यहाँ पर कोई नंबर लिखना होगा तो वो 0 से लेके 255 तक ही लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ क्या लिखा था, 257 लिखा था। तो 257 अलाउ है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही थी, बी ऑप्शन वाली। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर एक कैलकुलेशन ही आपको बताई है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना कि ये तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम किसी IP एड्रेस को पहचान पाएंगे या नहीं। तो आप तो पहचान लोगे ना, कंडीशंस पता है आपको। ठीक, अब आगे देखो एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं। एक्चुअली है ना, जैसे
अगर हमें ना कोई फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस फ़ोन नंबर को अगर हमने सेव नहीं किया हुआ है, या फिर ऐसे कह लो कि हमारे फ़ोन पर है ना किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, ऐसे मान लो, तो उस नंबर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर किसका है। आप बोलेंगे सर अननोन नंबर है तो किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिखा हैगा, कैसे पता लगाएंगे? चलो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ भी मिल जाए। तो आप बोलेंगे हाँ सर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे अगर कोई नंबर मान लो 94 से शुरू हो रहा है, ये 94 का मतलब +94 नहीं, वो तो इंडिया का जो कोड है वो +91 है, टेलीफोन कोड वो अलग है। मान लो कोई नंबर 94 से शुरू हो रहा है, नंबर है 9473102246, मान लो ये नंबर है किसी का 246 8 10, तो किसी का फोन नंबर ये है मान लो। तो इस नंबर को देखकर कुछ बता सकते हो ये नंबर कौन सा क्या है, किसका नंबर होगा? कुछ भी, किसी को भी जानकारी हो तो? इज एनीबडी नोज? कोई बता सकता है? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं ना 94 जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर है ना बीएसएनएल वाले नंबर होते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड वाले, है ना। और जैसे ना, जैसे शुरुआत के 2 डिजिट अगर आपको 95 या 99 दिख रहे होते थे तो ये एयरटेल के नंबर होते थे। तो इतना तो खैर पता चल ही जाता था कि ये नंबर है ना 94 से शुरू हो रहा है तो बीएसएनएल का नंबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन हम और आप जैसे लोग भी पता लगा लेते थे, है ना। खैर आज के समय में तो है ना नंबर्स को कोई देखता ही नहीं, सब नाम वगैरह सेव कर लेते हैं। और मोबाइल में भी ऐसी एप्लीकेशंस आ रही हैं कि कोई नंबर किसी नाम से कहीं पर भी रजिस्टर्ड है सोशल मीडिया पर, तो उसका नाम ही दिखने लगता है आजकल फ़ोन पे, है ना। वो एक अलग केस है। चलो यहाँ आ जाओ लौट के वापस। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी नंबर को देखने से कुछ पता चल सकता है कि ये कहाँ का नंबर है, कौन का नंबर है, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है? हाँ पता चल जाती है। तो उसी तरीके से अगर कोई आईपी एड्रेस देखकर बता सकते हो कि आईपी एड्रेस कहाँ का है, कौन यूज़ कर रहा होगा? हाँ। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आईएएनए ने जब आईपी एड्रेस को पूरी दुनिया में बांटा, तब है ना टोटल मिला के 5 क्लासेस बनाई आईपी एड्रेस की, IPv4 वाली। ये सारी जितनी भी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये V4 की चल रही है, ये ध्यान रखना। अभी V6 का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो टोटल मिला के ना यहाँ पर 5 क्लासेस बनाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी ई। 2 क्लास हो रहा है, क्लास A B C D E। 5 क्लासेस बनाई, जिनमें से पूरी दुनिया जितने भी आईपी एड्रेस यूज कर रही है आम आदमी के तौर पर, तो वो क्लास A B या C का आईपी एड्रेस होगा केवल, यानी कि कॉमन पीपल। अगर आप और मेरे जैसे कॉमन पीपल हैं, कॉमन लोग हैं, सामान्य लोग हैं, तो उनको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो क्लास A या B या C का ही मिलेगा, बस ये पहले से तय है। और क्लास डी और ई के जो आईपी एड्रेस हैं वो रिजर्व रखे हुए हैं, आरक्षित रखे हुए हैं। रिजर्व हैं ये, आरक्षित किस काम के लिए भाई? इनको फ्यूचर यूज, यानी भविष्य में कोई काम पड़ेगा, किसी अलग कोई अलग सा कोई काम हो, है ना, कोई भविष्य का कुछ काम हो, तो उसके लिए ना इसका यूज करते हैं। दूसरा, रिसर्च पर्पस के लिए, यानी कि अगर कहीं कोई खोज वगैरह चल रही है, कोई रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको अगर इस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और उन्हें आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, तो डी या ई में से दिया जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि डी या ई वाले जो आईपी एड्रेस होते हैं क्लास डी ई के, वो रिजर्व रखे हुए हैं, आरक्षित फॉर रिसर्च पर्पस एंड फ्यूचर यूज। वो नाम याद रखना, रिसर्च पर्पस एंड फ्यूचर यूज। ठीक। अब आगे देखो, ये जितने भी यहाँ क्लासेस है ना, इन सभी क्लासेस की अपनी एक रेंज होती है। जैसे कि क्लास ए की रेंज होती है 1 से लेकर 126 तक, क्लास बी की रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक, क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक, क्लास डी की रेंज होती है शुरू 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई की रेंज शुरू होती है 240 से लेकर 255 तक। ये रेंज होती है इनकी। तो अगर मान लो 240 से 255 लिखा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 240 से लेकर 255 तक, ठीक है जी। तो अगर आपसे ना कभी ऐसा भी पूछ लिया जाए कि बताओ नेटवर्किंग के केस में या आईपी एड्रेस के केस में क्लास बी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लास सी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आंसर होगा क्लास सी की रेंज में 192 से लेकर 223 तक, 192 से लेकर 223 तक। ठीक है।
अब आप में आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर 127 नंबर गायब है, ये क्या कहाँ चला गया? तो इसकी कहानी भी अभी समझाऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि इन रेंज का मतलब क्या है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही है ना, मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा था आपके सामने, एक ऑप्शन 192.168.257 लिखा था। अब वहां पर 257 की जगह ना लिख देते हैं, मान लो 255 लिख दो, चलो, और 1 लिख दो। तो क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? हाँ, ये वैलिड आईपी एड्रेस है, एकदम करेक्ट सही लिखा हुआ आईपी एड्रेस है। ठीक, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि इस आईपी एड्रेस में शुरुआत का जो नंबर है 192, इसको देखने से कुछ पता चल रहा है, तो आंसर है जी हाँ, ये रहा। यानी कि एटलीस्ट इतना तो पता चल ही गया कि ये जो पूरा आईपी एड्रेस लिख रहा है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब समझ में आया? जैसे किसी फोन नंबर में शुरुआत में 94 लिखा हुआ है, तो उससे पता चल जाता है कि वो नंबर बीएसएनएल का नंबर है। ऐसे ही पता चल जाएगा किसी भी आईपी एड्रेस को देखकर कि वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, 192 को देखकर। अगर 193 होता, 193, तो भी क्लास सी का होता, या 223 होता शुरुआत का नंबर, तो भी क्लास पता चल जाती। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 192 वाले जो आईपी एड्रेसेस होते हैं क्लास सी के, ठीक है ना, ये आईपी एड्रेसेस इंडिया में यूज होते हैं, इंडियन आईपी एड्रेसेस। यानी हम भारतीय अगर आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा 192 192 नंबर ही आगे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी का इंटरेस्ट हो, आप में से किसी का इंटरेस्ट हो और आप इस क्लास को देखने के बाद फिर ना आईपी एड्रेस पर रिसर्च करना शुरू कर दें। तो आपको पता चले कि आपके कंप्यूटर का जो अभी आईपी एड्रेस है वो 192 से शुरू नहीं हो रहा मान लो, या कोई और नंबर से शुरू हो रहा है। फिर आप बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे कि इंडियन आईपी एड्रेस 192 से शुरू होंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे क्लास वाला आईपी एड्रेस कहा जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लासेस बनी हुई हैं। तो ये था पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो यूज नहीं किया जाता। बट आप बोलेंगे सर यूज नहीं किया जाता तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे? क्वेश्चन इसी से ही पूछते हैं। हम जो आज की डेट में इंटरनेट चलाते हैं ना बेटा, उसको कहते हैं क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग मतलब जहां क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो यूज करते हैं। इसीलिए ना आपको अगर आईपी एड्रेस दिखाई दे जिसमें शुरुआत में 192 ना हो, कुछ और नंबर हो, तो समझ जाना वो क्लास लेस आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको। पर जो किताबें बनी हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, उसमें समझाने के लिए क्लास वाला ही आईपी एड्रेस समझाया जाता है। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को तब समझाया जाता है जब आप कोई टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे बीटेक लेवल का कोई एग्जाम हो आपका, तो वहां पर क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को पढ़ा जाता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो फिलहाल बस ये समझ लेना कि जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत का, जब क्लासेस का कॉन्सेप्ट था, तब 192 जो नंबर है, इस नंबर से शुरुआत होने वाले जो आईपी एड्रेस आपको कहीं भी दिखे या दिखते थे, ठीक है, या यूज होते थे, वो इंडियन आईपी एड्रेस होते थे। तो किसी आई जैसे मान लो आपने ना किसी वेबसाइट को ओपन किया, तो उस वेबसाइट के सर्वर कंप्यूटर पर आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चला जाएगा। तो वहां पर 192.168.255.1 ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सर्वर कंप्यूटर ये जान जाता था कि इंडिया से कोई है ना डाटा मांग रहा है हमारा। तो एक ऐसी पहचान हो जाती थी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। बाकी 127 का क्या रीजन है? देखो 127 की जो रेंज होती है ना आईपी एड्रेस वाली, वो ऐसे लिखी जाती है 127.0.0.0.0, और इस रेंज का ये रेंज कहलाती है, क्योंकि आईपी एड्रेस तो 4 पोजीशन वाला होता है ना। तो इस रेंज का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट आईपी एड्रेस वो कैसे लिखा जाएगा? 127 रेंज वाला सबसे पहला आईपी एड्रेस ऐसे लिखा जाता है बेटा, 127.0.0.1, यहाँ 1 से शुरुआत करते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है ना 127.0.0.0, ये दुनिया में हर एक कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, जिसे तकनीकी भाषा में लूप बैक एड्रेस कहते हैं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं लूप बैक एड्रेस, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, बस लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, लूप बैक एड्रेस की जगह पूरी दुनिया में हर एक कंप्यूटर का जिसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, सभी कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है ये वाला। आप बोलेंगे सर क्यों, जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्यों है?
क्योंकि जब ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनाए जा रहे होते हैं तब कोई तो नंबर होता होगा जिससे ये चेक करते होंगे कि ये कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा तो सही काम करेगा या नहीं। टेस्टिंग। यस और नो? भाई सीधी सी बात है, अगर कोई गाड़ी बनाई गई है, कोई कार बनाई गई है और उस कार की टेस्टिंग की जा रही है कि ये कितनी रफ्तार से दौड़ेगी, क्योंकि जब ये मार्केट में जाएगी कोई कार और कस्टमर के हाथ में आएगी तो वो कितनी रफ्तार से इसे दौड़ा सकता है, इस काम को भी करने के लिए कार में टायर तो लगाए जाएंगे ना। टायर लगा के तो गाड़ी में चेक करेंगे कि कितनी रफ्तार से दौड़ेगी, या बस है ना कार को है ना खड़ा कर लिया बिना टायर के, टायर लगाए नहीं और अब आप सोच रहे हैं कि इसकी रफ्तार देखते हैं कितनी तेज आ जाएगी, नहीं हो सकता ना। तो जब टेस्टिंग के दौरान ये चेक किया जा रहा है किसी कार को टायर लगाकर कि कितनी रफ्तार से जोड़े दौड़ सकती है, तो मार्केट में जब ये कार आएगी तो वो नए टायर होंगे, या कोई अपनी मर्जी से भी टायर लगा सकता है गाड़ी में, फिर अब वो दौड़ा लेगा उसी स्पीड से। समझ रहे नहीं? तो कोई ना कोई चीज तो पहले होनी चाहिए ना टेस्टिंग के दौरान, टेस्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से जब किसी कंप्यूटर को मार्केट में उतारा जाएगा, है ना, कस्टमर ले लेगा उसको और फिर है ना इंटरनेट नेटवर्किंग से कनेक्ट करेगा, काम करना शुरू कर देगा। अब मान लो तब कोई दिक्कत आ गई तो कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें चेक करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक नंबर रिजर्व रखती है 127.0.0.1। इस नंबर को टेस्टिंग एड्रेस भी कहा जा सकता है या लूप बैक एड्रेस के नाम से भी बोलते हैं। तो इस पर अगर क्वेश्चन बनाया गया तो क्या बनाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में हर एक कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही आईपी एड्रेस का नंबर क्या होता है। तो आंसर होगा ये। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे का कमेंट आया, सर जीरो क्यों नहीं है क्लास में, जीरो का कोई रोल नहीं है क्या? हाँ, जीरो का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हमारा कंप्यूटर ना जीरो को नल वैल्यू समझता है। ठीक है ना? जीरो कहीं बीच में तो आ सकता है बट शुरुआत में नहीं आ सकता। शुरुआत में जीरो का मतलब कंप्यूटर समझता है नल वैल्यू यानी कुछ नहीं। ये उसी तरीके से जैसे कोई आईपी एड्रेस लिखा जाए, ये 0.0.0, ये है ना, तो अगर कंडीशन के आधार पर पूछा जाए आपसे कि तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? हाँ, तो ये वैलिड आईपी एड्रेस तो है, बट पूरी दुनिया में ये किसी को दिया नहीं गया होगा, यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत का नंबर क्या है? दैट इज जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा? नल वैल्यू। नल का मतलब नो आईपी एड्रेस, नो आईपी यानी कोई आईपी एड्रेस नहीं। तो कोई आईपी एड्रेस नहीं है तो फिर कनेक्ट कैसे हो जाएगा कोई कंप्यूटर? कनेक्ट होने के लिए कोई एक नंबर तो होना चाहिए, दैट इज वन, मिनिमम वन, ये होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे अगर आप कोई लाइन में भी खड़े होते होंगे, कहीं पर लाइन लगा के भी खड़े हुए हैं, कहीं रोल नंबर वगैरह भी लिखा जाता है तो वन से ही शुरू करते हैं ना। जीरो का कोई मतलब थोड़ी है शुरुआत में, बीच में जीरो का मतलब हो सकता है। भाई रोल नंबर जीरो, हाथ खड़े करो, ऐसा कभी सुना है? आपने हमेशा सुना होगा रोल नंबर वन कौन है, या इस लाइन में जीरो नंबर जीरो स्थान पर कौन खड़ा हुआ है, ऐसा कभी सुना है? यही सुना होगा, इस लाइन में पहले स्थान पर कौन खड़ा हुआ है वो आए मेरे पास, जीरो स्थान पर खड़ा हुआ है वो आए, ऐसा कभी सुना है? तो जीरो का शुरुआत में कोई महत्व तो नहीं होता है, इसीलिए कंप्यूटर में भी जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। बाद में हो सकता है जैसे 1.0.0.0 फिर सारे जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है ना क्लासेस का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो। अच्छा, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, क्योंकि मैक के बारे में भी थोड़ा देखना है। अब IPv6 में ये देख लो बस, इसमें जो आईपी एड्रेस लिखते हैं ना वो 128 बिट से लिखा जाता है, लंबा आईपी एड्रेस होता है वो। और दूसरी बात, 128 बिट से आईपी एड्रेस जो लिखा जाता है उसमें अल्फाबेट भी अलाउ होते हैं। तो ये नोट कर लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि IPv4 वाला आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो आंसर है ओनली न्यूमेरिक, न्यूमेरिक ओनली, यानी नंबर्स आते हैं बस। और अगर IPv6 की बात की जाए तो वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी इसको लिखने के लिए अल्फाबेट भी अलाउ हैं और नंबर्स भी अलाउ हैं, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है जी, बट एक बात ध्यान रखना,
न्यूमेरिक में 0 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अल्फाबेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ए से लेकर केवल एफ तक बस। सारे के सारे अल्फाबेट यूज नहीं होंगे यहाँ पर, जेड तक नहीं, केवल ए से एफ तक। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और लिखिए, मैक एड्रेस। देखो मैक एड्रेस है ना, कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है 48 बिट से, यानी कि 48 बिट से। और अगर इसको बाइट में लिखा जाए तो 8 से भाग दे दो तो ये आंसर आ जाएगा 6 बाइट। और ये जो मैक एड्रेस है ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी इसको लिखने की जो कंडीशन है वो सेम ही है IPv6 वाली की तरह, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का और ए से लेकर एफ तक के लेटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो आज का सेशन और आज की क्लास है ना हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेटवर्क लेयर तक है ना हमने कंप्लीट कर लिया अपना कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके बाद ऊपर की 4 लेयर और बची हुई हैं, जो कि ज़्यादा बड़ी बड़ी लेयर नहीं होती, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनमें। यहीं तक थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नेट प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें नेटवर्किंग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि बाकी चारों लेयर्स को भी खत्म कर लेंगे। ठीक, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से फटाफट, इस टॉपिक से रिलेटेड हो वो भी पूछिए, इससे हटके हो तो भी पूछिए। और अगर आप में से कोई मेरी क्लास को बाद में देख रहा है ना, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो अगर कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में जो 1 मिनट का गाइडेंस आपको दिया था वहां पर भी बोला था। चलिए, तो जैसा कि सभी लोगों ने लिखा है सर कोई डाउट नहीं है, तो फिर आज के सेशन को और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।